तो आज जो टॉपिक है वो बेसिकली हम बगैर रुके हुए शुरू करते हैं कि किन किन टॉपिक पे करेंगे। और ये काफी इम्पोर्टेंट है। आप लोग क्वेश्चन ऑफ द डे जो बना रहे हैं वो इसी से हमारा रिलेटेड है। और इसमें आपको पूरे साल का, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था, तो इसमें पूरे साल का आपको करंट अफेयर्स मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में। हाँ, हिंदी वाले में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हिंदी वाले भी नेक्स्ट डे, जैसे कि आज इंग्लिश दिया है तो आज शाम तक हम आपको या रात तक आपको हम हिंदी में भी भेज देंगे। तो जो बच्चे हिंदी में है वो आप लोग हमको मैसेज करके बता देंगे कि सर हमको हिंदी में चाहिए, तो मैं हिंदी में आप लोगों को भेज दूंगा। तो चलिए अभी हम लोग इसको शुरू करते हैं। और तो आज जो हम लोग शुरू करेंगे वो मार्च 2023 का, जैसे कि मैंने बताया था कि जनवरी से लेके और पूरा 2023 का आपको पूरा ईयर का आपको करंट अफेयर्स होगा, जो काफी इंपॉर्टेंट है। और जो अभी का करंट अफेयर्स है, डे टू डे आता है शॉर्ट में, करंट अफेयर इन शॉर्ट में हम इसको आप लोग को देंगे। तो कोई भी क्वेश्चन आपका जो साइंस, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से होगा वो नहीं छूटेगा। तो चलिए आज देखते हैं। तो आज है लानीना इंडिक बट वार्निंग अल नीनो स्ट्राइक सून। तो ये यूएन का जो डब्ल्यूएमओ है, यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसने एक वार्निंग दिया था कि इससे पहले 2023 तक, यानी लगातार 3 साल तक लानीना था, उसके बाद अब एल नीनो आने वाला था। तो जो एल नीनो आप लगभग उसका जो आप देखें कि उसके जो सिम्टम है वो शुरू हो गया है आपको। तो ये सारी चीज का रिपोर्ट था। इसमें दूसरा जो था वो साइंटिस्ट इम्प्रूविंग ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। बेसिकली जो इम्प्रूविंग ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट है, उसके बारे में साइंटिस्ट जो है तो ये एक नया ये किए एक्यूरेट करने के लिए। बेसिकली इसमें परमाफ्रोस्ट का यूज किया गया है। तो परमाफ्रोस्ट क्या होता है उस पर भी हम लोग जानेंगे, यानी जो क्रायोस्फीयर जिसको हम लोग कहते हैं उस पे। उसके बाद साइंटिस्ट जस्ट रिवील्ड द डिटेल जियोलॉजिकल मैप ऑफ अर्थ 100 मिलियन। तो अब आप देखेंगे जो हमारा अर्थ है उसका 100 मिलियन साल का जो है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा अर्थ ये इंडियन है, कॉन्टिनेंट है, और जो यूरेशियन है, दोनों का टकराव हुआ था तकरीबन 55 मिलियन साल पहले। तो वो सारा जियोलॉजिकल डिटेल जो है वो पहली बार जो है सो रिसर्च करके 3 साल मेहनत से ये बनाया गया था। इस पे हम लोग देखेंगे। उसी तरह से देखेंगे रेयर क्वासर ट्रिपलेट फॉर्म वन ऑफ द मोस्ट मैसिव ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स। बेसिकली हम लोग अभी तक सुनते आ रहे थे ब्लैक होल के बारे में। तो एक तो स्टेलर ब्लैक होल होता है जो बड़े तारे के खत्म होने के बाद बनता है। दूसरा जो होता है सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है, जो हर गैलेक्सी के बीच में होता है, यानी जो भी गैलेक्टिक एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई होता है उसके बीच में आपको सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। लेकिन ये जो है आपको ट्रिपलेट क्वासर ये रेयर, ये तीन मिलके एक इतना बड़ा ब्लैक होल बनाया है जिसको आप कह सकते हैं अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल, यानी जो सुपर मैसिव से भी बड़ा। तो ये क्या है, इस पे भी थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। उसके बाद यूएन एग्री हिस्टोरिक डील टू बैक हाई सीज। तो बेसिकली जो समुंदर होता है उसमें हाई सीज जो होता है, जो किसी भी कंट्री के जुरिडिक्शन में नहीं आता है, यानी किसी भी कंट्री के कानूनी या उसके गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता है, उसको हाई सीज कहते हैं। तो वो अनप्रोटेक्टेड था अभी तक, उसके लिए एक यूएन ट्रीटी बनी है। तो ये क्या ट्रीटी है, और मैं साथ में बताता चलूं, आप लोगों के पास मैंने भेज दिया था पीडीएफ। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि स्टेप बाय स्टेप मैंने डिटेल से आप लोगों को दिया है, इंग्लिश में और हिंदी में भी उसको हम ट्रांसलेट करके देने वाले हैं। तो वो साथ ही साथ ये तो पीटी है ही, और हमारा मकसद ये है कि जो भी आप लोग हमसे जुड़े हैं, ये भले ही ये मुफ्त का क्लास हो, लेकिन हम ये कोशिश पूरा प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं कि ये आपको मेंस में भी काम, यानी पीटी तो आपका निकले ही निकले, ये सारा चीज जैसे यूएन ट्रीटी क्या है, ये हाईसीज क्या है, आईसीज का इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारा चीज आपको पीडीएफ में मिला होगा। तो ये चौथा ये था। अब आगे हम लोग देखेंगे पांचवा, गैलेक्सी साइड सॉ वेव फाउंड इन हर्टलिंग द कॉस्मिक वेव। तो ये जो कॉस्मिक वेव है ये लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इन द यूनिवर्स है। तो इस पे हमारा खुद का वीडियो आ चुका है, आप लोग हमारे देखेंगे, जो 7 साइंटिफिक अचीवमेंट इन 2023, जो हमारा यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। तो उस वीडियो में मैंने डिटेल में इसका भी दिया है, और जो अलग 7 तरह के साइंटिस्ट डिस्कवरी है उसको भी एक नजर आप लोग जरूर देखिएगा, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। उसी तरह से ओल्डेस्ट रिकॉर्डेड सुपरनोवा।
यानी अभी हम देखेंगे कि जो, अगर आप रात में देखते होंगे तो एक बीटल ग्यूज है जो अभी रेड सुपर जायंट है, वो आपको वेस्टर्न स्काई में आप देखेंगे, यहाँ भी कहीं भी आप होंगे, इंडिया में कहीं भी आप होंगे तो देखेंगे तो आपको चमकता हुआ तारा दिखाई देगा। तो वो जो है लाल है वो, तो वो सुपरनोवा बर्स्ट होने वाला है। तो ये हो सकता है कि हम लोगों के लाइफ में हम लोग देख पाए सुपरनोवा। यानी जब सुपरनोवा बर्स्ट होता है, जब तारे का एंडिंग होता है, तो वो इतना चमकीला हो जाता है कि वो समझिए कि दिन में भी दिखाई देने लगता है। रात में तो देखते ही है स्टार्स को, यानी आपको दिन में भी वो दिखाई देगा। तो इस तरह का जो हुआ था वो तकरीबन 185 ईस्वी में हुआ था, यानी 185 ईस्वी साल पहले हुआ था। और ये सुपरनोवा विस्फोट जो था ये पहला रिकॉर्डेड सुपरनोवा था। चाइनीज जो थे स्कॉलर, उसने इसको रिकॉर्ड किया था अपने अकाउंट में। उसी तरह से देखेंगे ट्रैकिंग द हिस्ट्री ऑफ वाटर। वाटर आखिर जो अर्थ पे वो कहाँ से आया है, इंटरस्टेलर मीडियम में, ये भी, और इसका भी वीडियो है हमारे पास जो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, वाटर के बारे में का अर्थ पे वाटर कहाँ से आया है। उसी तरह से साइबोर्ग टेक्नोलॉजी एनालाइज द फंक्शनल malnutrition of steam maturation of steam cell derived heart tissue। बेसिकली जो हार्ट टिश्यू होता है, हार्ट में जो हार्ट बीट शुरू होता है, वो कैसे शुरू होता है, उसके लिए एक नया टेक्नोलॉजी साइबोर्ग जाते हैं, यानी जो रोबोट और ह्यूमन के ऑर्गेनाइजेशन का मिल के बनाया हुआ साइबोर्ग होता है। तो उससे ये हुआ है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। उसी तरह देखेंगे हम लोग न्यूली डिस्कवर्ड इंजाइम टर्न एयर इनटू इलेक्ट्रिसिटी। एक ऐसा इंजाइम का डिस्कवरी हुआ है कि जो हवा को बिजली में तब्दील कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील कर देता है। और ये अगर इलेक्ट्रिसिटी बनता है तो इन फ्यूचर में ये क्लीन टेक्नोलॉजी यानी क्लीन इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है। उसी तरह से हम लोग देखेंगे तो अंडर सी ग्रेवयार्ड ऑफ इंपोर्टेड CO2 ओपन्स इन डेनमार्क। ऐसा तो आप लोगों ने कार्बन क्रेडिट के बारे में सुना होगा, जो मैंने जैकी सर से पूछे, मैंने आपको पूरा डिटेल बताया था कार्बन क्रेडिट क्या होता है, कार्बन मार्केट क्या होता है, वो हमारे चैनल पे, वो भी देख लीजिएगा। तो उस उसी तरह से ये जो कार्बन है, ये कार्बन को कैप्चर किया जाता है, और इस कैप्चर किया हुआ कार्बन को जब ज्यादा मात्रा में हो जाता है तो कहीं आप इसको ग्रेवयार्ड यानी इसको दफना देते हैं। तो ये अंडर सी ग्रेवयार्ड नॉर्थ सी में बनाया गया है डेनमार्क के पास, और ये पहला ऐसा है इस तरह का जो बनाया गया है वहां, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। उसी तरह से देखेंगे हाई सीज, आप जैसा कि मैंने पांचवा जो लिंक था हाई सीज के बारे में, जो यूनिवर्सिटी बनी है, उसी का इसमें थोड़ा सा और डिटेल है। उसके बाद हम लोग देखेंगे चॉप्स मिशन एक्सटेंडेड। एक चॉप्स मिशन है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो ये बेसिकली एक्सो प्लेनेट के बारे में मिशन था यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, इसको भी थोड़ा हम लोग देखेंगे। उस तरह से ए डीपर डाइव इनटू द विंट्री कार्बन एब्जॉर्बिंग एंटार्क्टिक वाटर। तो अंटार्कटिक सरकम पोलर करंट जो होता है, उसके आसपास में एक काफी ठंडा मतलब वाटर का लेयर होता है, वो काफी कार्बन को एब्जॉर्ब करता है। तो ये आखिर ये वाटर क्या है, ये सारी चीजें क्या है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। उसी तरह से हम लोग देखेंगे क्लाउड्स इन द स्काई प्रोवाइड न्यू प्रिडिक्टिंग क्लाइमेट चेंज। तो जो हमारा क्लाइमेट चेंज है उससे हमारे क्लाउड पे भी प्रभाव होता है। आपने देखा होगा कि दुबई में बारिश हो रही है, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ कभी बारिश नहीं होती है, वो होती है। तो असल क्लाइमेट चेंज से जो है सो जो हमारा पूरा वेदर फेनोमेनन है वो भी इम्पैक्ट होता है उसका। और क्लाउड फॉर्मेशन में भी अलग अलग होता है, तो किस तरह का क्लाउड होता है और किस तरह से ये क्लाउड इम्पैक्ट करता है, इस पे हमारा ये बदलाव है। उसी तरह से देखेंगे वर्ल्ड फर्स्ट mRNA वैक्सीन फॉर डेडली बैक्टीरिया। अभी जो हम लोगों ने देखा था कोरोना वायरस वाला तो उसके जो वैक्सीन बने थे, वो वैक्सीन टोटल आप देखेंगे तो वो वैक्सीन आपको mRNA वैक्सीन था जो कोरोना वायरस के लिए बना था। तो अभी तक mRNA वैक्सीन जो है वो वायरस के लिए यूज किया जाता था, ये लेकिन दुनिया का पहला वैक्सीन बना है जो बैक्टीरिया के लिए यूज किया जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ड्रग रेसिस्ट हो गए, यानी आप एंटीबायोटिक खा भी रहे हैं फिर भी आप बीमार पड़ रहे हैं। तो इस वजह से ये जो ड्रग रेसिस्ट बैक्टीरिया है उसके लिए ये फर्स्ट mRNA वैक्सीन बना है डेडली बैक्टीरिया के लिए। और फाइनल देखेंगे कि IPCC क्लाइमेट चेंज जो है वो एक हैंडबुक जारी किया है लाइवेबल फ्यूचर, यानी जो हमारा रहने का जो भविष्य है उसके बारे में।
तो उसमें उन्होंने सर्टेन कुछ पॉइंट दिया है, वो पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। ये सारा चीज, ये जो हमने टॉपिक यहाँ आपका डिस्कस ये दिखाया है, ये सारा का सारा आपको उसमें मिल जाएगा हमारे पीडीएफ में, और पीडीएफ सब आप लोगों को भेज चुके हैं। और जो हिंदी वाले बच्चे हैं उन सबको मैं भेज दूंगा आज रात तक, शाम या रात तक आपको ये पूरा हिंदी में भी चला जाएगा। तो चलिए हम लोग बगैर रुके हुए चलते हैं। पहला, लानिना इंडिंग बट वार्निंग ऑफ एल निनो में स्ट्राइक सून। ये यूएन का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, यूएन का जो वेदर वाला है, WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये बेसिकली वार्निंग दिया है कि अब आपका ये लानीना खत्म हो गया है और एल निनो शुरू होता है। तो लानीना क्या होता है? बेसिकली ये जो लानीना होता है, आप जानते हैं कि फेनोमेनन होता है जिसमें जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो कोल्ड हो जाता है। एल निनो में क्या होता है? एल निनो में वार्म हो जाता है, लानीना में कोल्ड हो जाता है, और न्यूट्रल फेज में न्यूट्रल रहता है। तो ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन का कहना था कि ये अभी इंड हो रहा है, यानी अभी तक जो 2023 तक हम लोग देख रहे थे जो गर्मी वगैरह हो रही थी, तो सरफेस टेम्परेचर ठंडा होने के बावजूद इतनी गर्मी हो रही थी। इसलिए यूएन वालों ने वार्न किया है कि अगर फिर एल नीनो आया और जो सरफेस वार्म हो जाएगा ओशन का, तो और आपको गर्मी बढ़ेगी। द आउटगोइंग लानिना फेनोमेनन जो है, ये बेसिकली जो लानिना फेनोमेनन है, ये कूलिंग द सरफेस टेम्परेचर। सरफेस टेम्परेचर मतलब सी सरफेस टेम्परेचर, दैट कैन हैव वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबल वेदर कंडीशन। ये बेसिकली जो लानिना था, ये स्टार्ट हुआ था सितंबर 2020 में, यानी 2020 में सितंबर में शुरू हुआ था, और ये 2023 लगातार 3 साल तक चला। तो इस तरह का जो लेनिना जो लगातार 3 साल तक चलता है, उसको कहते हैं ट्रिपल डिप। ये भी जान लीजिए, ये भी एक बहुत अच्छा टर्म है। द फर्स्ट ट्रिपल डिप लानिना इन द 21st सेंचुरी, यानी इस सदी का पहला ट्रिपल डिप लानिना था। यानी जो 20वीं सदी था, उसके बाद अभी हम लोग 21वीं सदी में चल रहे हैं, और 21वीं सदी का भी 2024 आपका आ गया है। यानी तो ये फर्स्ट जो था, ये पहला ट्रिपल डिप था। तो बेसिकली ट्रिपल डिप जो है, WMO सेड आफ्टर द, आप इसको ये देख लें यहाँ पे, स्टोबॉर्न एंड प्रोट्रैक्टेड लानिना ड्रैग फॉर 3 consecutive years, यानी लगातार 3 साल तक आप देखें इसको, तो 3 साल तक लगातार ये चला था। और इसको क्या कहा जाता है? ट्रिपल डिप। ये हमेशा याद रखिए, ट्रिपल डिप लानिना क्या होता है? जो लानिना लगातार 3 साल तक वो चलता रहे, उसको ट्रिपल डिप लानिना कहते हैं। तो इसको जैसे कि WMO का जो चीफ है, उनका नाम है पैट्रिक टेलस, तो उनका कहना था द फर्स्ट ट्रिपल डिप लानिना ऑफ द 21st सेंचुरी इज फाइनली कमिंग टू इंड। तो ये इंड हुआ है, ये पहली बार 2023 में। इसीलिए यूएन ने वार्निंग दिया था कि ये आपका इंड हुआ है, और इसका मतलब ये हो गया कि अब इन फ्यूचर में आपको गर्मी काफी पड़ने वाली है, और इन फ्यूचर आपको अल नीनो आने वाला है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था। आगे हम लोग ये देखिए, अब इस पे जैसा कि मैंने आपको बताया है, इस पे मैंने वीडियो बना दिया है। जैसे कि आप डेफिनेटली कहेंगे कि ये लानिनो और अल नीनो क्या है सर, इसके बारे में डिटेल बताएं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो सीरीज है आज जो हम चला रहे हैं आप लोगों के लिए, ये रिवीजन सीरीज है, कि ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका कवर हो जाए, ताकि आपका पीटी का बहुत कम से कम क्वेश्चन साइंस, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट में छूटे। और इंशाल्लाह हम ये सोचते हैं कि आगे देखेंगे इन फ्यूचर में कि इसमें आपको तकरीबन 20+ रहेगा ही रहेगा क्वेश्चन। तो चलिए, ये आप देख सकते हैं, ये इंग्लिश में और किसी को भी हिंदी में भी दोनों दिए हैं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रमुख भौगोलिक अवधारणा, मेजर ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट में आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। और आगे है साइंटिस्ट इंप्रूव द एक्यूरेसी ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट मॉडल। तो ये एक्यूरेसी किस तरह से हुआ है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो साइंटिस्ट बेसिकली ये जो है आप देखेंगे, तो EPFL, ये बेसिकली EPFL और WSL बेसिकली इंस्टीट्यूट फॉर स्नो एंड एवलांच रिसर्च, SLF इसको शॉर्ट में कहते हैं फ्रेंच लैंग्वेज में। बेसिकली ये स्विट्जरलैंड का ऑर्गेनाइजेशन है, और ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो इन्होंने एक प्रोग्राम डेवलप किया है, और ये जो सरफेस फेनोमेनन है, बेसिकली
इस मॉडल से बेसिकली सरफेस पे जो हमारा परमाफ्रोस्ट है उसके बारे में, ये सरफेस फेनोमेनन के बारे में ये पहला बात इसको ये किया है। जो पहले जो सरफेस का क्रायोस्फीयर था इसको क्लाइमेट मॉडल में नहीं रखा जाता, तो ये पहली बार इन्होंने उसको रख के एक नया प्रोग्राम बनाया है। बेसिकली ये प्रोग्राम जो है इस पर रिसर्च उन्होंने तकरीबन 20 साल तक किया है, और 20 साल तक रिसर्च करने के बाद SLF और EPFL जो मैंने पूरा डिटेल बताया उसमें, तो ये डेवलप किया है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, जिस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का नाम है स्नोपैक। तो कभी कभी आपको ये स्नोपैक पूछ सकता है पीटी में, तो आपको लगेगा कि स्नोपैक कहाँ से आया। तो ये बेसिकली क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ये बेसिकली आपको जो कॉम्प्लेक्स हमारा वेदर फिनोमेनन है उसको समझने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देखेंगे तो अब जैसे क्वेश्चन है व्हाट इज स्नोपैक, स्नोपैक आखिर होता क्या है। तो इसको अगर हम देखें, स्नोपैक इज ए सोफिस्टिकेटेड प्रोग्राम यूज्ड वर्ल्ड वाइड टू प्रिडिक्ट एवलांसेस और वेदर कैलकुलेट द फिनोमेना। प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हाँ बोलिए। हाँ सर, हेलो। ये स्नोपैक जो वेदर फिनोमेना, यस सर, यस सर, आई एम सेइंग सर, ये स्नोपैक सॉफ्टवेयर जो है ये वेदर फिनोमेना को डिटेक्ट करेगा या फिर आइस रिलेटेड फिनोमेना? ये बेसिकली ये सॉफ्टवेयर जो है आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि ये सॉफ्टवेयर कैसे वेदर फिनोमिनन को ये करेगा, यही आप कह रहे हैं ना। नहीं नहीं सर, ये पूछना था, ये सिर्फ आइस रिलेटेड फिनोमेना को डिटेक्ट करेगा या टोटल वेदर फिनोमेना को, वेदर फोरकास्ट नहीं नहीं, ये पूरा या सिर्फ वेदर आइस फिनोमिनन रिलेटेड? को प्रिडिक्ट करने में काम आता है। ये जो मतलब जैसे कि आप बोले एवलांचेस कैलकुलेटेड फ्यूचर एंड स्नो वाटर रिसोर्सेज, तो ये आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि स्नोपैक जो है तो सिर्फ आइस का है या पूरा वेदर फिनोमिनन, यही ना आप पूछना चाह रहे हैं। यस सर, यस हाँ सर, यस। ठीक ठीक है, मैं बता रहा हूँ। तो ये बेसिकली आपको इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि ये वेदर फेनोमेनन से कैसे रिलेट है। जैसे कि मैंने बताया ये स्नोपैक जो इन्होंने बनाया है, ये सारा चीज जो प्रिडिक्ट करने के साथ साथ इसको आपको कैलकुलेशन किया जाएगा वेदर फेनोमेनन वेदर फेनोमेनन में, यानी वेदर फेनोमेनन में इसको जोड़ के आपको बताया जाएगा, ताकि आपको इन फ्यूचर पता चले कि ये, चूंकि नॉर्मली क्या है कि ये जो स्नो है या जो परमाफ्रोस्ट है इसको लोग इग्नोर कर देते थे क्लाइमेट प्रिडिक्शन में। तो इसको ये स्नोपैक जो है ये पूरा जो क्रायोस्फीयर है, बेसिकली क्रायोस्फीयर आप जानते ही हैं, उसके बारे में क्रायोस्फीयर के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो क्रायोस्फीयर का स्टडी बहुत जरूरी है ग्लोबल वेदर को समझने के लिए। तो इसीलिए ये स्नोपैक, अगर आप सीधा देखें कि व्हाट इज स्नोपैक, तो स्नोपैक जो है ये एक प्रोग्राम है जो वर्ल्ड वाइड प्रिडिक्ट करता है एवलांचेस और प्रेजेंट कैलकुलेट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर स्नो वाटर रिसोर्सेज, यानी जो स्नो वाटर रिसोर्सेज है उसको वो प्रिडिक्ट करता है। ये है स्नोपैक का काम। लेकिन ये इसलिए जरूरी हो जाता है कि जो भी अपना क्रायोस्फीयर है उसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको इन फ्यूचर क्लाइमेट में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट करता है। आगे देखते हैं इसी में, चलिए। तो सिग्निफिकेंस ऑफ क्रायोस्फीयर, जैसे कि मैंने बताया ये क्रायोस्फीयर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्रायोस्फीयर जो है वो हमारा पूरा वेदर को बैलेंस भी करता है, और जो हमारा वाटर का रिसोर्सेज है खास करके फ्रेश वाटर रिसोर्सेज उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली आप देखें द क्रायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ द रीजन ऑफ द अर्थ वेयर ग्राउंड सरफेस कवर्ड बाय स्नो एंड आइस। बेसिकली जो स्नो एंड आइस से जो कवर्ड रहता है, चाहे आप साइबेरिया में चले जाएं, ग्रीनलैंड में चले जाएं या फिर अंटार्कटिका में चले जाएं, तो ये सारा का सारा क्रायोस्फीयर कहलाता है। फॉर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ द ईयर, मतलब पूरा लगभग साल भर यहाँ आपको बर्फ जमा हुआ मिलेगा। तो ये आप देखेंगे तो इसमें आप देखें तो 80% जो फ्रेश वाटर है अर्थ का, यानी हमारे अर्थ का 80% फ्रेश वाटर जो है वो आपको क्रायोस्फीयर में। तो क्रायोस्फीयर में हमारे अर्थ के फ्रेश वाटर का 80% है। ये भी आपके लिए पीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके साथ ही आप देखेंगे जो अंटार्कटिका है, ये भी याद रखिएगा, अंटार्कटिका इज द लार्जेस्ट स्टोर ऑफ फ्रेश वाटर, यानी फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा स्रोत जो है, स्टोरेज जो है या भंडारण आप कह सकते हैं, वो सबसे ज्यादा कहाँ है, अंटार्कटिका में। वो टोटल फ्रेश वाटर का जो आप देखेंगे कि जो टोटल फ्रेश वाटर है उसका 90%, यानी 90% ऑफ द
फ्रेश वाटर आइस या मास, यानी जो भी, जैसे कि मैंने बताया कि 80% जो है फ्रेश वाटर वो आइस में है, और उस आइस का 90% जो है वो अंटार्कटिका में मौजूद है। यानी अंटार्कटिका कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं क्रायोस्फीयर के बारे में। तो आई होप ये क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं तो चलिए, साइंटिस्ट जस्ट रिवील द मोस्ट डिटेल जियोलॉजिकल मॉडल ऑफ अर्थ पास्ट 100 मिलियन ईयर। यानी आप देखें तो 100 मिलियन साल का पहला इतना बड़ा डिटेल मिला है, जो जैसे मैंने बताया था। तो अर्थ सरफेस जो है, वो अर्थ सरफेस को समझना इसलिए जरूरी है कि जिस तरह से हमारा बॉडी है, बॉडी के ऊपर स्किन है, आपको घाव होता है या कुछ होता है तो स्किन से देखते हैं कि डॉक्टर वगैरह पहले स्किन को ही आपको देखेगा, ऐसे करके देखेगा। तो स्किन जिस तरह से इंसान का, उसी तरह से अर्थ का जो क्रस्ट है उसको लिविंग स्किन स्किन कहा जाता है, जो हमारा सरफेस ऑफ द अर्थ है। तो इसमें देखें, अगर हम देखें तो ये जो अर्थ का लिविंग स्किन है, ये है वो अर्थ सरफेस का बेसिकली आप देखेंगे, इसमें आपका जो भी हमारा फिजिकल एक्टिविटीज, केमिकल, बायोलॉजिकल सिस्टम, ये सारा का सारा एग्जिस्ट करता है। इसीलिए जियोलॉजिस्ट ने तकरीबन 3 साल इस पे मेहनत किया, मोर देन 3 टाइम्स ओवर। और इसमें लैंडस्केप चेंजेस, सरफेस इवॉल्व एंड कार्बन साइकिल और न्यूट्रिएंट सर्कुलेशन, ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट था जो इन्होंने इस 100 मिलियन के, जैसे कि हम लोग देखते हैं, हम लोग आप देखते होंगे कि किस तरह से कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट आपस में टकराते हैं। ये तो बेसिकली सिर्फ टकराने से नहीं होता है, उसके अंदर जो कार्बन साइकिल कैसे बना, उसके अंदर न्यूट्रिएंट का फ्लो कैसे हुआ, उसके अंदर सेडिमेंट कैसे मतलब अलग अलग तरीके से हुआ, ये सारा डिटेल इस मैप में बताया गया है। बेसिकली ये डिटेल कंप्यूटर का ये किया गया है। तो इसको अगर हम देखें, द जियोलॉजिकल मॉडल ऑफ अर्थ सरफेस चेंज, यानी जो अर्थ का सरफेस चेंज होता है, ये जियोलॉजिकल मॉडल ये पहली बार बनाया गया है, जो 100 मिलियन का। इसमें आप देखेंगे, इसमें क्या किया गया है, ये फर्स्ट डायनेमिक मॉडल है वर्ल्ड में, फर्स्ट ये डायनेमिक मॉडल है जिसमें एक कंप्यूटर सिमुलेशन है पास्ट 100 मिलियन ईयर, यानी पीछे आप जाएंगे तो 100 मिलियन एट द हाई रेजोल्यूशन, यानी इतना अच्छा रेजोल्यूशन के साथ है कि आप 10 किलोमीटर के अंदर देख सकते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए, जो हमारा गंगेटिक बेल्ट है उसके बीच में 10 किलोमीटर रेजोल्यूशन में आप देख सकते हैं, आज से 50 मिलियन साल पहले, 60 मिलियन साल पहले, यानी 100 मिलियन साल का ये बनाया गया है। The unprecedented reveal how Earth's surface has changed over time and how that affected the way of the sediment moved around and settles. किस तरह से सेडिमेंट सेटल्स हो जाता है, और ये सारा डिटेल इसमें है। इसको हम इस तरह से आगे देखेंगे। ये देखिए 50 मिलियन साल पहले इस तरह का था, और ये डिफरेंट डिफरेंट ये दिखा रहा है कि सेडिमेंटेशन का ही फ्लक्स दिखा रहा है, सेडिमेंटेशन फ्लक्स। ये सेडिमेंटेशन फ्लक्स है, अब देखिए। और ये 50 मिलियन साल पहले का, और ये 25 मिलियन साल पहले। अब देखिए 50 मिलियन साल पहले, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि तकरीबन 50 या 55 मिलियन साल पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो था और यूरेशियन जो था टकराया था। यहाँ देखिए ये इंडिया है और ये है। तो ये पूरा डिटेल के सेडिमेंट किस तरह से हुआ, अब ये देखिए 25 मिलियन साल पहले किस तरह से था, ये देखिए 25 मिलियन साल ये पूरा जुड़ा हुआ था, ये अलग हो गया। तो ये सारी चीजें, ये डिटेल जो है, ये पूरा वीडियो एनिमेशन में है। और आई होप कि अभी हम तेजी में चला रहे हैं, इसके डिटेल में वीडियो भी आप लोगों को देने वाले हैं इसका हमारे चैनल पे। तो चलिए आगे चलते हैं। रेयर क्वासर ट्रिपलेट फॉर्म वन ऑफ द मोस्ट मैसिव ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। तो ये सबसे मैसिव ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में बना है, जिसको हमने आपको पहले बताया था अल्ट्रा रेयर ब्लैक होल। देखिए चलिए, हम आप पीडीएफ आपको बायलिंगुअल देंगे, हिंदी में भी देंगे और इंग्लिश में भी देंगे, टेंशन नहीं लीजिए इसके लिए। जैसा कि मैंने बताया कि ये पूरा इंग्लिश में था, तो इसको हम हिंदी में आज शाम को या रात को हम दे देंगे, ठीक है। तो चलिए, तो ये बेसिकली इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लें। अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल, बेसिकली इट इज
जैसा कि हम जानते हैं कि एक स्टेलर ब्लैक होल होता है, ये अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल और सुपर मैसिव ब्लैक होल। एक नॉर्मली अगर हम देखें तो ब्लैक होल जो है तीन कैटेगरी में बांटा जाता है। एक ब्लैक होल होता है स्टेलर ब्लैक होल, जो बड़े बड़े तारे के डाई होने के बाद बनता है, जो सूरज से काफी बड़ा होता है। दूसरा होता है आप देखें इंटरमीडिएट ब्लैक होल, यानी जो स्टेलर ब्लैक होल और सुपर मैसिव ब्लैक होल के बीच का होता है। और तीसरा जो होता है सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है, जो आपको हर गैलेक्टिक सेंटर के बीच में पाया जाता है, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई के बीच में आप देखेंगे वो मिलता है। लेकिन दो ब्लैक होल, ये भी हमेशा याद रखिएगा क्योंकि यूपीएससी में इस तरह का कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन पूछता है, तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखिए आप लोग कि जो अभी तक कंफर्म हुआ है, यानी वैज्ञानिक साइंटिस्ट अभी तक जो कंफर्म किया है, वो दो टाइप का ही ब्लैक होल को कंफर्म किया है। नंबर एक स्टेलर ब्लैक होल, नंबर दो सुपर मैसिव ब्लैक। इस दो के अलावा इंटरमीडिएट ब्लैक होल जो है, जिसके बारे में थ्योरेटिकल परिकल्पना है, यानी थ्योरेटिकल लोग जानते हैं कि ये ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी तक वो डिटेक्ट नहीं हुआ है। ये हमेशा याद रखें टिल डेट अभी तक। तो अभी अगर आपसे ये पूछा जाए कि कंफर्म ब्लैक होल कितने टाइप के हैं, तो दो टाइप के। लेकिन अगर थ्योरेटिकल ब्लैक होल तीन टाइप के होते हैं, तो ये हमेशा याद रखिएगा। तो ये बेसिकली जो अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल है, ये काफी बड़ा है, यानी मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ द सोलर मास का है। और ये टीसीसी मतलब टेक्सास में एडवांस कंप्यूटर पे अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल के बारे में रिसर्च किया गया था। और ये तकरीबन अर्ली यूनिट आप देखेंगे जिसको कॉस्मिक डॉन कहा जाता है, यानी 11 बिलियन। जैसे हम लोग जानते हैं नॉर्मली के 13.7 बिलियन साल पहले हमारा बिग बैंग हुआ और ये सारी चीजें हुई, तो उसमें एक 11 बिलियन साल पहले ये अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल बना। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट था। तो इसी में एक और है, ये जो सिमुलेशन किया गया कंप्यूटर पे, इस कंप्यूटर को एस्ट्रीड कहते हैं। ये भी इस तरह से पीटी में बहुत पूछ सकता है कि एस्ट्रीड क्या है। एस्ट्रॉइड नहीं, है एस्ट्रीड। तो इस तरह का आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। लार्जेस्ट कॉस्मोलॉजिकल सिमुलेशन, एस्ट्रीड को कहते हैं लार्जेस्ट कॉस्मोलॉजिकल सिमुलेशन। तो ये याद रखिएगा, one of the largest cosmological simulation till date called ASTRID. Its largest simulation in term of the particle or memory, यानी इसका जो पार्टिकल्स या मेमोरी जो ये पूरा डेटा रख गया, ये सबसे बड़ा है अभी तक। इन द फील्ड ऑफ द गैलेक्सी फॉर्मेशन एंड सिमुलेशन, यानी किस तरह से गैलेक्सी फॉर्मेशन हुआ और किस तरह से सिमुलेशन हुआ, उसके बारे में एस्ट्रीड बताता है। एस्ट्रीड जो है ये, इसका मेन गोल जो है, व्हाट इज द साइंटिफिक गोल ऑफ द एस्ट्रीड। बेसिकली एस्ट्रीड का जो साइंटिफिक गोल है, स्टडी द गैलेक्सी फॉर्मेशन, कोलेसेंस ऑफ द सुपरमैसिव ब्लैक होल, किस तरह से सुपरमैसिव ब्लैक होल भी ज्वाइंट होके अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल बन जाता है। री आयोनाइजेशन ऑफ द कॉस्मिक हिस्ट्री, जब हम लोग बिग बैंग पढ़ाते हैं क्लास के लेक्चर में, जो बच्चे हमारे अभियुदय वाले में होंगे तो उसको मैंने पढ़ाया था, यूनिवर्स वाले में था कॉस्मिक डॉन, आयोनाइजेशन पीरियड, ये सारा चीज मैंने बताया था बिग बैंग में। तो उस सब का इस कंप्यूटर में आसानी से ये किया गया है। तो ये काफी एडवांस आप समझ लें कि सिमुलेशन है विश्व का, जो एस्ट्रीड नाम है इसका। ठीक है, तो याद रखिएगा, हो सकता है कि पीटी में आ जाए। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है यूएन स्टेट्स एग्री ऑन हिस्टोरिक डील विद द प्रोटेक्ट हाई सीज। तो ये हाई सीज जो है, इसके बारे में सारे देश अब सहमत हो गए कि इसको प्रोटेक्ट हमको करना है। तो इसके बारे में देखें हम लोग, तो ये फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी होगा जो हाई सीज को आपको करेगा। मतलब आप काफी साल से इसके बारे में निगोशिएशन चल रहा था, क्योंकि हाई सीज किसी के जुरिडिक्शन में नहीं था, तो इसमें जिस भी कंट्री को मन होता था वो माइनिंग या जो भी करना होता था करते थे, और इस वजह से ये काफी खतरे में था। और ये हाई सीज जो है, ये नियरली जो है वो हाफ ऑफ द प्लेनेट, यानी जो हमारा पूरा प्लेनेट है अर्थ, उसका आधा हिस्सा लगभग आप देखें तो ये हाई सीज है, ये हाई सीज है। तो इसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप आधे हिस्से को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फिर आप क्लाइमेट चेंज से कैसे निपट सकते हैं। तो ये इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी इसी ट्रीटी के बारे में हम देखेंगे। तो क्रिटिकल रोल ऑफ द हाई सीज, ये भी जानिए। जैसा कि मैंने बताया था, ये सारी चीजें जो है मेंस में भी आने वाला है, जैसे कि मैंने आईपीसीसी के बारे में बोला था, और इसी साल आपका जो मेंस एग्जाम जो हुआ था उसमें ये आया था। तो हाई सीज बिगेन एट द बॉर्डर ऑफ द कंट्री, इकोनॉमिक ईईजेड जो होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है, वहां के बाद से शुरू होता है। तो यानी ईईजेड जो होता है, ईईजेड जो होता है, ये बेसिकली
200 नॉट 12 माइल, या आप 370 किलोमीटर होता है। और इसके बाद यानी इस 370 किलोमीटर के बाद जब हाई सी शुरू होता है, तो वहां किसी की जुरिडिक्शन नहीं होता है, किसी का आधिकारिक दावा नहीं होता कोई भी कंट्री का, ये वहां कोई भी कुछ कर सकता है। तो इसीलिए यूएन को जरूरत पड़ी कि इसको भी हम अपने कानून के तहत लाएं। क्योंकि अगर हम देखें तो जो वर्ल्ड है, पूरे दुनिया में जो ओशन है, उस ओशन का 60%, यानी ये भी है याद रखें कि पूरा ओशन का 60% जो है वर्ल्ड ओशन का, ये आपको हाई सीज है। उसी तरह से जैसे कि मैंने बताया हाफ ऑफ द प्लेनेट हाई सीज है। अब इसके बारे में क्या क्या ट्रीटी हुई, वो जैसा कि मैंने बताया था कि इसी इसी लेक्चर के बाद में, ये हमारा मार्च 1 का ए वर्जन है, फिर हमारा नेक्स्ट सेकंड में बी देंगे, और हो सकता है सी। तो 3 सेक्शन में हमने मार्च को बांटा है, ताकि आपका मटेरियल तो मैंने आपको भेज दिया है आपका फर्स्ट करके, और अब हिंदी इंग्लिश में बाइलिंगुअल में सारा मटेरियल आप लोगों को मिलेगा। तो इसको अभी इसने ब्रीफ कर रहे हैं और आप इसको डिटेल में देखिएगा। तो ये उसके बाद हम लोग देखें तो गैलेक्सी साइज सॉक्स वेव, जो रेटलिंग द कॉस्मिक वेव्स है, इसके बारे में मैंने आपको वीडियो बना के बाकायदा दे दिया है। वो वीडियो जो है ये आपका लिंक है यूट्यूब पे, आप जाइएगा आपको मिल जाएगा। क्योंकि हम टाइम बचाते हुए कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा, तो इसी में जैसे इसका वीडियो का नाम है टॉप 7 अचीवमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूपीएससी जीएस पीटी 2024 के लिए दिया है। तो और कुछ वीडियो आने वाला है, ये वीडियो, तो ये वीडियो देखेंगे, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में। जैसे इसमें आपको मिल जाएगा इसी वीडियो में ऑक्सीजन 28 कैसे बना, ये सारी चीजें हैं। एआई के बारे में मिल जाएगा, उसी तरह से चंद्रयान के बारे में है, उसी तरह से डीएनए के बारे में है। तो ये सारी चीजें हैं। ये देखिए, ये जो अभी आप कॉस्मिक जो अभी बताया लार्जेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स, ये सारा इसमें मिल जाएगा, और इसी का फिर ये हिंदी वर्जन है सेम। तो इसका आप देख सकते हैं। उसी तरह से आगे हम लोग देखेंगे तो आपको मैंने बताया था, तो ये इसके बाद जो बाकी है, ये 6 तक हम लोग आ गए हैं। और इसका जो 6 के बाद यानी 7वां, चूंकि अब हमारा टाइम भी खत्म होने वाला है, तो नेक्स्ट में हम कोशिश ये करेंगे कि जल्दी से जल्दी अगर आप लोग आ जाएं, 9 बजे तक आ जाएं, 9:05 तक आ, सॉरी 9:30 में हम रखे हैं इसलिए ताकि आप लोगों को सुविधा सुबह 9:30 इज ओके। और इट इट मे बी 10 और 9, ये 9 जो है ये सही है आप लोगों के लिए 9:30, या इसको हम 10 बजे कर दें या 9 बजे कर दें, या इसमें आप लोग कुछ बता सकते हैं? 9 बजे हेलो, कर दीजिए, मॉर्निंग अच्छा रहेगा, क्या? याद भी हो जाता है। 9 बजे कर देंगे तो सर याद भी हो जाता है, जो पढ़ाएंगे तो याद हो जाता है, 9 बजे? उससे। अच्छा ठीक है, आप लोग हम सलाह, चुके देखिए और हमारा कोशिश ये होगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें शामिल हो। तो क्या इसको 9 बजे कर दें? हेलो, सर और सबसे पूछ लीजिए, मुझे तो 9 बजे परफेक्ट लग रहा है, तो याद भी हो जाता है एक बार। अच्छा 9 बजे, ठीक है, तो 9 बजे ही कर देते हैं नेक्स्ट के बाद। तो नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा, आप लोग आएंगे, और डेफिनेटली इसमें हम कोशिश ये हमारी ये होगी कि 9 बजे, जो अब हमारा सैटरडे का क्लास है, वो ये करंट अफेयर्स क्लास नहीं होगा। आप लोगों को मैंने बताया था कि सैटरडे का जो क्लास होगा वो मैप क्लास होगा, और मैप क्लास काफी इंपॉर्टेंट होता है, जैसा कि मैंने आपको उसमें ही बताया था। तो आप सभी लोग आएंगे, और जो प्लेसेस इन न्यूज है, खास करके मिडल ईस्ट को लेकर के हम कोशिश करेंगे कि वो पहला जो होगा हमारा मिडल ईस्ट वाला होगा। फिर सेकंड लेक्चर जो होगा सैटरडे को, उसमें हम अदर प्लेसेस जो न्यूज में है उस पर हम चर्चा करेंगे, यानी उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आप लोग आए, आप लोग के इस आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग मेहनत करें, और कोशिश हमारी ये होगी आप लोगों के लिए कि आप लोग मेंस का भी साथ में लेते हुए चले। हम शुरू से ही अपने बच्चों को बताते हैं कि देखिए